हेलो एवरीवन। तो आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और सेफ होंगे। तो बच्चों, स्पेक्ट्रम के लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये देखा, जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर था, तो उसमें हम लोगों ने ये देखा था एमिशन स्पेक्ट्रम, ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रम, एटॉमिक स्पेक्ट्रा, इन सब के बारे में मैंने आप लोगों को बोला था। तो आई होप आप लोगों को विजुअल जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है वो आ गया होगा आप लोगों को। फिर भी आप लोगों को बता देता हूँ फिर से एक बार। तो बच्चों, स्पेक्ट्रम हम लोगों का कैसे क्रिएट हो रहा था। स्पेक्ट्रम एक सीरीज ऑफ लाइट्स हो रहे थे जो कि फ्रीक्वेंसी ऑर्डर में थे। स्पेक्ट्रम हम लोग बोल रहे थे उसको। तो एमिशन स्पेक्ट्रम हम लोग ये देख रहे थे कि अगर कोई एटम को मैं एक्साइट करता हूँ और एक्साइटेड एटम से जो रेडिएशन आए उसको अगर हम लोग एक स्पेक्ट्रम में देखेंगे तो वो स्पेक्ट्रम क्या आता है बच्चों, जो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ है वो आता है और बाकी सारे लाइट्स क्या हो जाते हैं, ब्लैक हो जाते हैं। दैट इज एमिशन स्पेक्ट्रम। और बच्चों, ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रम क्या हो रहा था, जैसे कि कोई एटम के अंदर अगर वो लाइट पास करवाते हैं तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को वो गैस क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है और बाकी के एमिशंस दिखाई देते हैं। दैट वाज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो मैंने आप लोगों को ये बोला हुआ था। तो बच्चों, आज हम लोग स्पेसिफिकली पढ़ेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में। एंड व्हाट इज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम? तो बच्चों, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है कि हाइड्रोजन एटम को अगर हम लोग एक्साइटेड करते हैं तो वो क्या करता है, एक सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस देता है। और वो स्पेक्ट्रल लाइंस बच्चों बहुत शार्प लाइंस होते हैं। तो जो अभी तक हम लोग जो भी एक्सपेरिमेंट देखते आ रहे हैं, जो भी एटॉमिक मॉडल देखते आ रहे हैं, वो स्पेसिफिकली हाइड्रोजन एटम्स के ऊपर मोस्टली बन रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन एटम वॉज सिंपलर, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो उसके लिए उनका एक्सपेरिमेंट करना दैट वाज सिंपल। एक इलेक्ट्रॉन को लेके अगर वो ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं तो बाकी एटम के लिए वो लोग मतलब क्या कर सकते हैं, प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो इसीलिए जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में पर्टिकुलरली हम लोग हाइड्रोजन एटम के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें क्या हुआ बच्चों, जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रल लाइंस दिखाता है वो एक सीरीज होता है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाइंस इज अ सीरीज। तो वो सीरीज के नाम के हिसाब से सीरीज का नाम हुआ है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में 6 सीरीज है बच्चों। वो सीरीज क्या है, कैसे है, मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो 6 सीरीज देखने को मिलता है, द नेम ऑफ दो सीरीज वेयर फर्स्ट वन इज, जिन साइंटिस्ट ने उसको डिस्कवर किया है उसके हिसाब से उसका नाम आया है लाइमन। इसको ऐसे लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, लाइमन बाल्मर पाश्चन सीरीज में होना चाहिए। लाइमन बाल्मर पाश्चन ब्रैकेट पीफंड हम्फ्री। तो लाइमन बाल्मर पाश्चन ब्रैकेट पीफंड हम्फ्री, ये बच्चों 6 सीरीज है। ये सीरीज का नाम बच्चों आप लोगों को याद रखना है। इसमें कुछ लिख देता हूँ, फिर आप लोगों को ये समझाऊंगा डिटेल्स में क्या है। N1 यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, तो बच्चों ये हमारे 6 सीरीज है। और यहाँ पे जो मैं लिखा हूँ N1 = 1, N2 = 2, तो इसका मीनिंग क्या है बच्चों, अभी डिटेल्स में समझते हैं। देखो बच्चों, ये अगर N1 = 1 है, N1 = 1, तो जब भी बच्चों हम लोग N1 और N2 कोई भी एनर्जी गैप देखते हैं तो वो 2 एनर्जी सेल के बीच में होता है। 2 एनर्जी सेल के बीच में गैप चेक करते हैं हम लोग। उसी गैप में अगर एनर्जी जाएगा वो एक फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेटेड होगा, एंड फ्रीक्वेंसी इज रिलेटेड विथ वेवलेंथ। तो बच्चों ये सोच लो N1 है, N1 और N2 में थोड़ा गैप ज़्यादा होता है तो इसलिए N2 कर लेता हूँ। N = 2, N = 1, फिर बच्चों ऐसे N = 3, N = 4, N = 5, ऐसे ऐसे करके ये मान लो N = इन्फिनिटी है। तो आप लोग बोलोगे कि सर आपने N1 और N2 के बीच इतना गैप रखा, फिर ये कम, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा होगा बच्चों, आप खुद ही सोचो। जो N1 का एनर्जी था हाइड्रोजन एटम में एनर्जी के लिए, और N2 था, N1 और N2 के बीच में करीबन 10.1 या 2 का गैप आ रहा था। -13.6
-3.4, ये गैप बहुत ज़्यादा हो रहा था। फिर उसके बाद इन दोनों के गैप में बहुत कम गैप हो रहा था, -3.4, -1.5, ये कम गैप हो रहा है। फिर ये कम होगा, फिर और कम होगा, फिर ऐसे ऐसे चलता जाएगा। तो ये सीरीज़ का इसके साथ क्या रिलेशन है बच्चों, अगर कोई लाइट को हम लोग इमेजिन कर रहे हैं, कोई लाइट को इमेजिन कर रहे हैं कि वो इन्फिनिटी टेक ट्रांजैक्शन होके n1 इक्वल टू 1 तक आया है, ग्राउंड से यहाँ पे n इक्वल्स टू 1 तक कोई एक ट्रांजैक्शन हुआ है। अगर मान लेते हैं कि लाइट इतना रेडिएशन हो गया, एटम एक्साइटेड हो गया कि वो n इक्वल्स टू इन्फिनिटी एनर्जी पे चला गया है, तो उससे अगर हम लोग ग्राउंड स्टेट में रेडिएशन करके एक लाइन लाएंगे, ये क्या है बच्चों, एक ट्रांजिशन, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन, एक वेव ट्रांजिशन। अगर बच्चों n इक्वल्स टू इन्फिनिटी से n इक्वल्स टू 1 तक एक लाइन है, वो एक लाइन बन गया जिसका लिमिटिंग लाइन है n1, जहाँ तक आता है उसको बोलते हैं लिमिटिंग लाइन। अब थोड़ी देर में समझ जाओगे बच्चों आप लोग ये बात, थोड़ा ध्यान से मेरे साथ जुड़ते रहो, समझ जाओगे। लिमिटिंग लाइन, मान लो इन्फिनिटी -1 से फिर n-1 तक एक लाइन आया, फिर ऐसे करते करते ये लाइन कंटिन्यू होते होते बच्चों फिर इन्फिनिटी -2, 3, 4 ऐसे कम होते होते जब 5 से फिर 1 तक, फिर 4 से 1 तक, फिर 3 से 1, फिर 2 से 1, ये जो बच्चों n इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट हुआ, सब लोग आके कहाँ पे पहुँचेंगे, n1 इक्वल्स टू 1, फिर 2, 3 इन्फिनिटी से अगर 1 तक ट्रांजिशन हुआ, इन सब को लेके हम लोग एक सीरीज़ बनाते हैं जिस सीरीज़ का नाम है लाइमन सीरीज़। अगर इस तरह का एक स्पेक्ट्रल लाइन देखने को मिला, ये सीरीज़, दिस सीरीज़ नोन एज लाइमन सीरीज़। मैं अगर पूछूंगा लाइमन सीरीज़ क्या है, लाइमन सीरीज़ मतलब ट्रांजिशंस हुआ है इन्फिनिटी से 1 तक, इन्फिनिटी माइनस से 1 तक, फिर धीरे धीरे कम होते होते 5 से 1, 4 से 1, 3 से 1, 10 से 1, 11 से 1, 12 से 1, ये सबको सब लोग आके अगर 1 पे मिले हुए हैं तो वो n इक्वल्स टू 1 का लिमिटिंग पॉइंट अगर हुआ तो वो सीरीज़ क्या है बच्चों, लाइमन सीरीज़। दिस सीरीज इज लाइमन सीरीज़। लाइमन सीरीज़ का लिमिटिंग लाइन कौन सा है, n1 इक्वल्स टू 1। तो मान लो बच्चों कोई एक ट्रांजिशन ऐसा हुआ है, ट्रांजिशन मतलब रेडिएशन का ट्रांजिशन, 3 to 1, 3 to 2, इसको ट्रांजिशन बोलते हैं। मैं अगर बोलूँगा n3 to n1, n3 to n1 तो ये एक ट्रांजिशन है, n1 से n2 से n1 तो बच्चों ये एक ट्रांजिशन है, ठीक है। अभी हम लोग क्या ले रहे हैं कि जैसे जैसे हम लोग जाते जा रहे हैं एनर्जी क्या होता है, बढ़ता जा रहा है, ऐसे सोच रहे हैं हम लोग। फिर देखो और एक ट्रांजिशन क्या हुआ, इन्फिनिटी से 2 तक हुआ, इन्फिनिटी से 2 तक हुआ, अभी 1 तक नहीं आया, इन्फिनिटी से 2 तक। देखो ये बच्चों सारे अलग अलग है, वो इन्फिनिटी से ये 2 को क्रॉस करके 1 तक आया है, इसका जो एंड पॉइंट है 1 है। इन्फिनिटी से कोई 2 तक आया है, फिर इन्फिनिटी -1 से 2 तक आया है, फिर ऐसे धीरे धीरे कम होते होते 2, ऐसे धीरे धीरे कमेगा, फिर 5 से 2, फिर 4 से 2, फिर 3 से 2। तो बच्चों ये जो सीरीज हो गया, दिस सीरीज इज बाल्मर सीरीज। इस सीरीज को क्या बोलते हैं बच्चों, बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज में बच्चों लिमिटिंग लाइन कौन सा है, लिमिटिंग लाइन है n इक्वल्स टू 2, मतलब यहाँ पे n1 क्या होगा 2 लेंगे, n2 क्या लेंगे बच्चों 3 to इन्फिनिटी, 3 to इन्फिनिटी। ये क्या था बच्चों, लाइमन सीरीज। तो ऐसे आप लोग खुद सोचो पास्ट चेन सीरीज कहाँ से होगा, ऑब्वियसली बात है n इन्फिनिटी से लेकर n इक्वल्स टू 3 तक अगर एक लाइन आया होगा, फिर ऐसे इन्फिनिटी -1 से 3 तक, इन्फिनिटी -2 से 3 तक, ऐसे कम होते होते अगर वो लाइन 5 इक्वल्स टू 3 तक, फिर 4 इक्वल्स टू 3 तक, ये जो सीरीज बन गया बच्चों, ये सीरीज क्या हो गया, दिस सीरीज इज पास्ट चेन सीरीज। तो ऐसे आप लोग खुद से बना सकते हो सीरीज कैसे, ये क्यों डिफाइन हुआ है, ठीक है। तो ये अगर बच्चों इसके डेप्थ में जाओगे ना तो आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी डिटेल्स में पढ़ना होगा। स्पेक्ट्रोस्कोपी नॉर्मली पढ़ाया जाता है मास्टर्स लेवल पे, तो अभी आप लोग 10+2 में हो, तो फिर आप लोगों के बाद बैचलर्स होगा, फिर मास्टर्स करोगे, उसके बाद ये सब थोड़ा डिटेल्स में पढ़ोगे, मैं बोल रहा हूँ मैं स्पेक्ट्रोस्कोपी के रिलेटेड बैचलर्स और मास्टर्स में। तो उस टाइम से पहले बच्चों अभी जो आप लोगों के लिए ये कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट इसका कि जो सीरीज़ है हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रल लाइन दिखाया जाता है वो एक सीरीज़ है, कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, लिमिटिंग पॉइंट और लिमिटिंग लाइन कहाँ तक है, उसको लेके हम लोग स्पेक्ट्रम को डिटरमाइन कर रहे हैं। तो आप लोगों के लिए जो याद रखने के लिए पॉइंट्स है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बोलूँगा और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी से अभी तक के लिए, तो बच्चों आपको ये सब याद रखना होगा कि ये एक सीरीज़ है, सीरीज़ का स्टार्टिंग पॉइंट n1 है,
फिर N2 कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 से लेकर इन्फिनिटी तक। अगर N1 2 हुआ तो N2 क्या होगा, 3 से लेकर इन्फिनिटी तक। अगर N1 3 हुआ तो N2 क्या होगा, 4 से लेकर इन्फिनिटी तक। सो दिस इज व्हाट अ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीरीज इज। तो इसका जो कैलकुलेशन है बच्चों, दैट कैलकुलेशन इज इम्पोर्टेंट। तो आई थिंक आप लोग ये लिख लो एक बार, ये डायग्राम एक बार बना लो ताकि आप लोगों को समझ में आएगा, एक ही पेज में बनाओ इसको, ठीक है, ओके। तो बच्चों इसका कैलकुलेशन मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। व्हाट इज़ द कैलकुलेशन हियर। मुझे पता है बच्चों एनर्जी रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं, रेडियस, ये सब किसी बच्चों को समझ में नहीं आया होगा, आई कैन अंडरस्टैंड। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को बोला था कि अभी जितना हो सके उसको समझने के लिए ट्राई करो, और जो उसका रिजल्ट है उस पर फोकस करो। उसका रिजल्ट ही बेसिकली इंपॉर्टेंट है, उसका जो ऑब्जर्वेशन हम लोगों ने फाइंड आउट किया था लास्ट को, उसको इमेजिन करो, दैट इज़ व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट, ओके। तो बच्चों मैं यहाँ पे 2 सेल ले रहा हूँ, मान लो N1 एंड N2, n = 1 और n = 2 नहीं ले रहा हूँ, 2 ऑर्बिट ले रहा हूँ, N1 एंड N2, 2 स्टेट। तो उनका एनर्जी होगा, इसका एनर्जी क्या हो गया, मान लो EN1, इसका एनर्जी हो गया EN2। दोनों का एनर्जी मैंने ले लिया बच्चों, एनर्जी। अब ये इमेजिन करते हैं N2 इज ग्रेटर देन N1, एक ट्रांजिशन हो रहा है बच्चों जिसमें N2 इज ग्रेटर देन N1। तो बच्चों मैं अगर EN2 माइनस EN1 करूँगा, मैं यहाँ पे 2 सेल ले रहा हूँ, 1 और 2 नहीं ले रहा हूँ, मैं ऐसे ले रहा हूँ कि N1 का एनर्जी N2 से कम है, ठीक है। तो EN2 माइनस EN1 अगर करूँगा मैं बच्चों, एनर्जी का फॉर्मूला क्या आया था, अगर आप लोगों को याद होगा, -m⁴ बाई, ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका जो रिजल्ट आएगा वो इंपॉर्टेंट है। कैसा रिजल्ट आया मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, 8n², ये एक्चुअली n² होना चाहिए, n यहाँ पे n2 है, n² h²ε0²। फिर यहाँ पे क्या होगा, माइनस n1 का एनर्जी क्या होगा, -m⁴ ठीक है, ये हो गया। EN2 माइनस E1 इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। EN2 माइनस EN1 एक एनर्जी होगा, दो बीच एनर्जी के बीच में गैप भी क्या होगा, एक एनर्जी होगा। इसको मैं डेल E लिख लेता हूँ, डेल E मतलब चेंज इन एनर्जी। यहाँ पे ये क्या आ रहा है बच्चों, देखो एक काम करते हैं, ये माइनस माइनस प्लस होगा, लिख लेते हैं इसको, नहीं तो आपको समझ में आएगा, m⁴ माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे माइनस है, m⁴ ठीक है बच्चों। अभी क्या करता हूँ मैं, दोनों टर्म से क्या करता हूँ, m⁴ 8h²ε0², दोनों टर्म्स में कॉमन है, उसको ले लेता हूँ। तो कॉमन लेने के बाद क्या होगा, m⁴ 8h²ε0², यहाँ पे आ गया -1/n², ये होगा +1/n1², क्योंकि माइनस कॉमन नहीं लिया मैंने, प्लस कॉमन लिया, तो यहाँ पे ये -1/², ये +1/n1² हो गया बच्चों। जो एनर्जी है, एनर्जी को हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं, एनर्जी का फॉर्मूला बताया था मैं आप लोगों को, hc/λ, याद होगा आप लोगों को। एनर्जी का फॉर्मूला क्या बताया था मैं आप लोगों को, hc/λ। h और c क्या है बच्चों, कांस्टेंट है, क्योंकि h है प्लैंक्स कांस्टेंट, c इज वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो बच्चों यहाँ से अगर इसको थोड़ा अरेंज करेंगे तो क्या होगा, 1/λ इक्वल टू h और c यहाँ पे डिवाइड होंगे तो क्या आ जाएगा, m⁴/8c⁵ε0²। इसको थोड़ा अरेंज करके लिखते हैं, 1/n1² माइनस 1/n2²। ये एक फॉर्म में आ गया बच्चों। आई थिंक ये क्लियर है आपको अभी तक बच्चों। ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू, ये सारे वैल्यू कांस्टेंट है, ये सारे वैल्यू कांस्टेंट है, m भी कांस्टेंट है, e भी कांस्टेंट है, e तो कांस्टेंट है ही, c h एप्सिलॉन सारे कांस्टेंट हैं। तो ये सारे वैल्यू क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए। तो इन कांस्टेंट का एक पर्टिकुलर वैल्यू है, वो वैल्यू को हम लोग एक कांस्टेंट का नाम देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं रिडबर्ग्स कांस्टेंट। फॉर्मूला लिख लेता हूँ यहाँ पे, 1/λ इज इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला को मैं लिख लेता हूँ r वैल्यू, और इसका क्या नाम है, 1/n1² माइनस 1/n2²। ये r को बच्चों हम लोग बोलते हैं रिडबर्ग्स कांस्टेंट। इसका क्या वैल्यू है बच्चों,
109,677 cm इनवर्स, नहीं तो इसको ये भी बोला जाता है, दिस इज 1.09 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स। ये वैल्यू को याद रखना बच्चों स्पेसिफिकली, 1.09 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स। तो फाइनल जो फॉर्मूला है बच्चों, ये फॉर्मूला हाइड्रोजन एटम के लिए है 1/λ। एक ट्रांजिशन से दूसरा ट्रांजिशन चेक करने के लिए वेवलेंथ का जो फॉर्मूला होगा ये होगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए। एक्चुअली ये जो कॉन्सेप्ट है ना बच्चों, इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आता है, लेकिन कौन सा क्वेश्चन आएगा मैं बताऊंगा आप लोगों को। ये डेरिवेशन नहीं आएगा तो इसका टेंशन मत लो, ये डेरिवेशन कभी भी नहीं आएगा, इसका टेंशन मत लेना कभी भी। जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आएगा मैं आप लोगों को बताऊंगा, जो क्वेश्चन में आएगा। तो बच्चों देखो यहाँ पे क्या होगा, ये 1/λ को और भी एक नाम बोलते हैं, इसको बोलते हैं वेव नंबर। इसको क्या बोलते हैं? वेव नंबर। वन बाई लैम्डा को वेवलेंथ बोलते हैं, वेव नंबर बोलते हैं। न्यू के ऊपर बार सिंबल, r होल इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है, तो आई थिंक बच्चों आप लोगों को ये समझ में आ गया हो। तो बच्चों जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होगा दैट विल बी दिस टू, द सेम थिंग r होल इंटू 1 माइनस n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो इसको लेके प्रॉब्लम में कैसे यूज़ करना है वो बताऊंगा आप लोगों को। अभी फिर से बता रहा हूँ बच्चों, ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट अभी नहीं है, दिस डेरिवेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 12th। अभी से बोल रहा हूँ बच्चों, बस ये आपके नॉलेज के लिए अभी से मैं बता रहा हूँ। और ये जो हम लोग जो यूज़ करेंगे दो फॉर्मूला, दैट इज दिस वन। अगर क्वेश्चन आया, ऐसे क्वेश्चन आया, देखो बच्चों लाइमन सीरीज के बारे में अभी मैं क्या बोला था, व्हाट वाज लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज में n1 कहाँ से स्टार्ट होता है बच्चों? 1 से स्टार्ट होता है। और n2 कहाँ से स्टार्ट होता है? 2 से लेकर इन्फिनिटी तक। इसके बारे में अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था। तो सोचो बच्चों, एक ट्रांजिशन अगर हो रहा है, इमेजिन करो एक ट्रांजिशन ये जो है लाइमन सीरीज का, इन्फिनिटी से n1 तक हो रहा है। ठीक है, कहाँ से हो रहा है? n2 इक्वल टू इन्फिनिटी से n1 इक्वल्स टू 1 तक एक लाइन हो रहा है, जो कि लाइमन सीरीज का एक लाइन है। ठीक है, अब इसका जो वेवलेंथ होगा, ये जो ट्रांजिशन होगा ना बच्चों, ये जो ऐसे आया होगा इन्फिनिटी से, जब वो ऐसे आया होगा ट्रांजिशन, तो इसका वेवलेंथ कितना होगा वो अभी हम लोग डिसाइड करेंगे। वो क्या होगा, देखो फॉर्मूला 1/λ इज इक्वल्स टू r होल इंटू क्या होगा, फॉर्मूला क्या है, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है, तो इसको बच्चों बोलते हैं लॉन्गेस्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। ऑब्वियसली लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन है ये सबसे। लाइमन सीरीज का लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन कहाँ से है? n इक्वल्स टू इन्फिनिटी से n इक्वल्स टू 1। सबसे शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन क्या है? n इक्वल्स टू 2 से n इक्वल टू 1। मैं अगर बोलूँगा बाल्मर का लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन n इक्वल्स टू इन्फिनिटी से n इक्वल्स टू 2। बाल्मर सीरीज का शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन n इक्वल्स टू 3 से n इक्वल्स टू 2। ऐसे आपको दो सीरीज दिया होगा और पूछा होगा कि इसके बीच में रिलेशन निकालो। ठीक है, देखो वेवलेंथ का रिलेशन निकालो। तो 1/λ इक्वल्स टू r होल इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। तो यहाँ पे बच्चों n1 का क्या वैल्यू है? 1 है, क्योंकि लाइमन सीरीज के लिए n1 का वैल्यू क्या है? 1 है। तो ये होगा 1/1 माइनस ये क्या होगा? 1/इन्फिनिटी का स्क्वायर, तो इन्फिनिटी ही होता है, ये पता है बच्चों आप लोगों को। और इन्फिनिटी 1/इन्फिनिटी 0, तो बच्चों क्या आ रहा है? 1, ये आ रहा है r होल इंटू 1 माइनस 0 इक्वल टू 1। तो 1/λ क्या आ गया? r आ गया। तो बच्चों अगर 1/λ इक्वल्स टू r, तो मतलब लैम्डा क्या आएगा? 1/r। लैम्डा क्या आएगा? 1/r। मैं आप लोगों को एक होमवर्क देता हूँ यहाँ पे। अगर बच्चों r का वैल्यू यहाँ पे पुट करो, ये वैल्यू 1/1.09 इंटू 10⁻7 cm इनवर्स, सॉरी मीटर इनवर्स, तो ये जो वैल्यू आएगा बच्चों, इसको आप लोग एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करो। 1 एंगस्ट्रॉम आपने फिजिक्स में अभी तक पढ़ लिया होगा, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻−10 मीटर। तो अभी जो मैक्सिमम बच्चों वेवलेंथ हम लोग सीखेंगे वो एंगस्ट्रॉम में ही सीखेंगे। तो बच्चों इसका जो फाइनल वैल्यू आता है मैं बता देता हूँ आपको, 911.5 एंगस्ट्रॉम। ये वैल्यू को बच्चों हमेशा याद रखना, लैम्डा इक्वल्स टू
1/r 911.5 ये किसके लिए, n इक्वल्स टू इन्फिनिटी के से n इक्वल्स टू 1 के लिए। ये याद नहीं रखना है, याद क्या रखना है आप लोगों को, याद ये रखना है 1/r का जो वैल्यू होता है वो 911.5 एंगस्ट्रॉम होता है। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के लिए चाहिए बच्चों, 1/r का जो वैल्यू है ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के लिए चाहिए आपको, ठीक है। देखो बच्चों एक सिंपल सी बात बताऊंगा, यहाँ पे जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं हमेशा ये बात खुद को बोलना कि जब भी आपको किसी चीज़ मुश्किल लग रहा है ना, तो हमेशा खुद को ये बोलना, आई नो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, इट्स गोइंग टू बी टफ, इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी, बट रिमेंबर इट्स गोइंग टू बी वर्थ इट। वॉट एवर यू आर डूइंग दिस विल बी वर्थ इट, when you will see yourself after 2 years this is going to be worth it. Just remember it's not going to be easy and we won't let you easy, you also won't let us easy, but it's going to be worth it. It will be only done by your hard work. ओके तो 1/r का वैल्यू बच्चों क्या आएगा 911.5 एंगस्ट्रॉम, ये वैल्यू को याद रखना है। तो मैं अगर पूछूंगा क्वेश्चन अगर ऐसा आ गया, फाइंड द वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ द ट्रांजिशन इन लाइमन सीरीज फ्रॉम इन्फिनिटी टू 1, तो क्या वैल्यू आएगा बच्चों 1/r। इसका और एक मीनिंग है बच्चों, अगर कोई पूछेगा कि फाइंड द वेवलेंथ, यहाँ पे वेवलेंथ ही निकल रहा है ना, फाइंड द वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ द लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन ऑफ लाइमन सीरीज, क्या है लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन, तो आंसर क्या आ गया बच्चों 911.5 एंगस्ट्रॉम। तो ऐसा आप लोग निकालो, निकाल के बताओ मुझे सबसे शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन का क्या वैल्यू होगा। देखो मैं यहाँ पे आंसर निकाल के दिखाता हूँ आपको, शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन का क्या वैल्यू होगा बच्चों। देखो अगर ऐसे आंसर निकालेंगे हम लोग, ये लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन था, शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन क्या होगा n2 इक्वल्स टू 2 से n1 इक्वल्स टू 1, तो 1/λ इक्वल्स टू r होल इंटू 1/n1 स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर 2 का स्क्वायर। तो ये बच्चों क्या आ गया, देखो हिसाब करो, 1 इक्वल टू 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 1/4 बच्चों क्या होता है, ये 4 माइनस 1 3r/4 आ गया। इतना तो सब्सट्रैक्शन आता ही है तुम्हें, मुझे पता है। 1/λ इक्वल्स टू आ गया 3r/4। बच्चों यहाँ पे ट्रिक है, यहाँ पे ट्रिक है, अगर बच्चों यहाँ पे तुम r का वैल्यू पुट करोगे दिस वन और फिर से इसको कैलकुलेट करोगे, सो यू विल कंज्यूम योर टाइम। सो व्हाट वी विल डू हियर, 1/λ अगर 3r/4 है तो लैम्डा क्या होगा, ये पूरा पलट जाएगा, ये क्या होगा 4/3r। ऐसा मत कर देना बच्चों 4/3 इंटू आर, ये बहुत बच्चे गलती करते हैं, यहाँ पे 4/3r लिख लेते हैं, कहीं पे r को पलटना भूल जाते हैं, तो इसलिए पलटना, इसको उल्टा करोगे तो ये हो गया 4/3r। 4/3r का बच्चों क्या मीनिंग है, 4/3 इंटू 1/r, 4/3 इंटू 1/r। अब बच्चों क्या करो, 4/3 इंटू 1/r का क्या वैल्यू मैंने बोला है आपको 911.5 एंगस्ट्रॉम, ये जो भी आंसर आएगा, ठीक है। तो आप लोगों के क्या हो जाएगा, ये इजी हो जाएगा फाइंड आउट करना। सो दिस वाज द शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन फॉर लाइमन सीरीज, दिस वाज द लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन फॉर लाइमन सीरीज। तो ऐसे और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है बच्चों, यहाँ पे क्लास को ख़त्म करेंगे इसके बाद। तो जो अगर क्वेश्चन आएगा कि ऐसा ट्रांजिशन निकालो जिसमें एनर्जी सबसे ज़्यादा हो, एनर्जी सबसे ज़्यादा हो, ये ध्यान में रखना बच्चों। अभी सुनना ये बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ई का फॉर्मूला क्या है, ई इक्वल्स टू hc/λ। ई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल विथ लैम्डा, ई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल विथ लैम्डा, मतलब एनर्जी जितना ज़्यादा होगा लैम्डा उतना कम होगा, जितना एनर्जी ज़्यादा होगा लैम्डा उतना कम होगा। मैं अगर बोलूँगा n1 इक्वल्स टू 1 और n2 इक्वल्स टू 2 का एनर्जी, और n1 इक्वल्स टू 1 n2 इक्वल्स टू इन्फिनिटी के बीच में किसका एनर्जी ज़्यादा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो मैं बोलूँगा n इक्वल्स टू 1 है, दोनों के लिए सेम है, इससे दो ट्रांजिशन हुआ है, n इक्वल्स टू इन्फिनिटी, n इक्वल्स टू 2, तो ये गैप में ज़्यादा एनर्जी है कि इसमें ज़्यादा एनर्जी है, ये बताओ सोच के। देखो क्या होगा बच्चों, आपको लग रहा होगा n2 से n1 ही तो एक छोटा सा है, चुटकू सा है, इसका एनर्जी कम है, लेकिन ये n2 से इन्फिनिटी इतना बड़ा है तो इसका एनर्जी बहुत ज़्यादा होगा। बच्चों ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखो बच्चों जब ये लैम्डा का वैल्यू आया किसके लिए, इन्फिनिटी से लेकर 1 के लिए, ये वैल्यू कितना आया 911.5 एंगस्ट्रॉम।
लेकिन बच्चों जब यहाँ पे वैल्यू आया किसके लिए, इसके लिए शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन के लिए, तो ये वैल्यू विल बी मोर देन 911.5। मतलब यहाँ पे जो ट्रांजिशन हो रहा है ना बच्चों, अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊंगा, ये इन्फिनिटी है, ये 1 है, ये 2 है और ये 1 है, तो बच्चों इसका जो ट्रांजैक्शन हुआ ना ये ऐसे हुआ है, ये ऐसे वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, सॉरी देखो एनर्जी गैप यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है, इसका वेवलेंथ कम है, सॉरी मैं उस टाइम पे थोड़ा सा इधर उधर बोल, ये एनर्जी गैप ज़्यादा है क्योंकि ऑब्वियसली ये गैप और ये गैप ऑब्वियसली एनर्जी तो ज़्यादा होगा, लेकिन जो वेवलेंथ होगा बच्चों, जितना बड़ा एनर्जी गैप उतना छोटा वेवलेंथ, जितना छोटा एनर्जी गैप उतना बड़ा वेवलेंथ। मतलब यहाँ पे जो वेवलेंथ होगा वो कुछ इस तरह का हुआ होगा, बड़ा बड़ा वेवलेंथ, लेकिन यहाँ पे देखो बच्चों बहुत छोटे छोटे वेवलेंथ हुए होंगे। ठीक है, तो ये समझ लेना कि इसका एनर्जी ज़्यादा है, इन दोनों के बीच में जो एनर्जी है वो एनर्जी ज़्यादा है, इसके बीच में एनर्जी कम है एज कम्पेयर टू दिस वन। बट यहाँ पे क्या हुआ होगा, लैम्डा जो होगा वो छोटा होगा, यहाँ पे जो लैम्डा हुआ होगा वो बड़ा हुआ होगा। ये हमेशा याद रखना, ई इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल विथ लैम्डा। एनर्जी जितना बड़ा होगा लैम्डा बच्चों उतना छोटा होगा। यहाँ पे लैम्डा 911.5 आया है, यहाँ पे लैम्डा कुछ 1200 के आसपास आएगा, लेकिन इसका एनर्जी ज़्यादा होगा, इसका एनर्जी कम होगा। सॉरी लैम्डा छोटा ना, इसका एनर्जी ज़्यादा, इसका एनर्जी कम। तो आई थिंक दिस थिंग इज़ वेरी क्लियर टू यू, आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको बच्चों आप लोगों को याद रखना है, लैम्डा के साथ एसोसिएशन होके इसके ऊपर मैं कुछ क्वेश्चन आगे चल के आप लोगों को दूंगा, और कुछ असाइनमेंट्स दिए थे मैंने, उसका एक वीडियो बनाऊंगा मैं, तो जल्दी आप लोगों को वो मिल जाएगा। तो बच्चों इसको नोट डाउन करके रखो, जो जो पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बोला, जो जो पॉइंट्स आप लोगों को डाउट आ रहा है प्लीज़ लेट मी नो बाई टेक्सटिंग मी पर्सनली, और कैसे भी आप बता सकते हो। सो पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। हैव अ वेरी नाइस डे एंड थैंक यू।